तो 13 के ए में देखिए ध्यान से, इसमें है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से संबंधित बात। तो ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है कि जब साझेदारी व्यवसाय में हमेशा पैसा का स्थिति पर्याप्त रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो व्यवसाय में कल के डेट में अगर कोई घटना घट जाए, अनहोनी हो जाए, जैसे कोई साझेदार मर जाए, और उस कंडीशन में जो साझेदार मरे हैं उनकी जो पूंजी खाते का जो निपटारा किया जाएगा, उसके लिए जो उनको पेमेंट किया जाएगा, उस समय में यदि मेरे पास कैश पोजीशन ठीक ना हो तो फिर दिक्कत होगा पेमेंट करने में। तो उसके लिए क्या क्या रुपया पैसा का भी आवश्यकता और एक जोखिम भी। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, तो सभी साझेदारों के जीवन पर एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है। एक व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी भी होता है और एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी भी होता है। ठीक है, कि अगर कोई साझेदार मर जाए तो उस मरने के कंडीशन में उससे हमको पर्याप्त राशि मिले बीमा कंपनी से, ताकि जो साझेदार मरे हैं उनको जो राशि दी जानी है वो देने के लिए हमारे पास पर्याप्त राशि रहे, है कि नहीं। तो इसके लिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कराई जाती है। तो इस सवाल में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाली बात है तो अभी उतना ही पर चर्चा चलाते हैं। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सभी साझेदारों के जीवन पर कुल मिलाकर एक पॉलिसी ली जाती है। जैसे ABC 3 साझेदार है मान के चलते हैं, तीनों साझेदार के जीवन पर मिलाकर एक पॉलिसी ली जाती है, उसको ज्वाइंट लाइफ संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहा जाता है। तो ABC में से कोई भी मरेगा तो बीमा कंपनी हमको पूरी की पूरी राशि जितना का बीमा हुआ है वो राशि हमको वो देगी, है कि नहीं। तो उतना राशि तो मेरे लिए एक बहुत जरूरी का काम हो गया उस समय में, जब हमको किसी को देना हो और मेरे पास कैश बैलेंस हमेशा पर्याप्त ना हो तो हमें परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बना के रखते हैं। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पर जो बीमा दिया जाता है, प्रीमियम दिया जाता है, वो प्रीमियम व्यवसाय में से ही दी जाती है। व्यवसाय के लाभ हानि खाते पर ही वो अपना असर डालता है। अब वो व्यवसाय के का खर्च माना जाता है, वो व्यवसाय का लाभ हानि खाता में से जाता है। तो उसका जो प्रीमियम जो व्यवसाय के लाभ हानि से जाता है उस पर तो सभी साझेदार का अधिकार है, तीनों साझेदार का अधिकार है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की जो बीमित राशि मिलती है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की जो बीमित राशि मिलती है, उस बीमित राशि पर सिर्फ मरने वाले का अधिकार नहीं होता है, उस पर सभी साझेदार का अधिकार होता है। क्यों? तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है और उस पर जो प्रीमियम है वो व्यवसाय के लाभ में से दिया जाता है और व्यवसाय के लाभ पर सब साझेदार का अधिकार है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पर भी सब साझेदार का अधिकार होगा, है कि नहीं है बात। तो इसी आधार पर यह सवाल है और इस सवाल में कैसे क्या एंट्री बनता है। इसमें एंट्री बनता है सबसे पहला कि जब कोई साझेदार मरे तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम की जाती है कि हमारा साझेदार मर गया है और आपका जो हमने जो आपका पॉलिसी करवाया है वो पॉलिसी आप हमको क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए। इसके लिए वो क्लेम करता है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तीसरा, उस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सभी साझेदार आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। समझ में आया बात। पुराने लाभ विभाजन जो अनुपात है उसमें उस प्रीमियम पॉलिसी की राशि को सब साझेदार अपना पूंजी खाता में बांट करके समाप्त की जाती है। तो ये 3 एंट्री इस कंडीशन में बनते हैं। देखिए कौन सा, तो इसमें कंडीशन अलग अलग होता है कि जब सवाल में सरेंडर वैल्यू दिया हो, जब सवाल में सरेंडर वैल्यू ना दिया हो। तो सरेंडर वैल्यू ये होता है कि अगर हम बीच में पॉलिसी को तोड़ते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमको एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से ही देगी, पूरी बीमित राशि नहीं देगी। जितना हम प्रीमियम चुकाए होंगे ना, तो हमारा तो प्रीमियम जितना चुका है अभी तक तो वही भाई, जोखिम घटना घटेगा तब ना बीमा पॉलिसी हमको पूरी राशि देगी। अगर घटना नहीं घटा है, इंश्योरेंस कंपनी के स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी हमको 2 ही कंडीशन में पैसा देती है बीमित राशि। कब? तो जब घटना घट जाए यानी कोई साझेदार मर जाए, और दूसरा जब पॉलिसी का टाइम पीरियड मैच्योर हो जाए, यानी उसका टाइम पूरी हो जाए क्लियर। जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए हम पॉलिसी कराते हैं और 10 साल तक कोई साझेदार नहीं मरा,
समझ में आया बात? तो पूरा बीमित राशि सहित उसका बोनस, इंटरेस्ट, फलाना चिना बहुत कुछ देती है वो कंपनी, उस सहित मिलाकर एक ही बार मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है वो देता है इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा, जब कोई 10 साल, जैसे 10 साल का पॉलिसी है, उससे पहले कोई साझेदार मर गया तो फिर वो जितना का बीमा करवाया है वो राशि हमको बीमित कंपनी देती है। ठीक है। अगर हम बीच में अगर पॉलिसी को तोड़ते हैं, समाप्त करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो जितनी प्रीमियम हम चुकाए रहते हैं उस प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत के, वो आपका एग्रीमेंट के हिसाब से होता है कि बीमा कंपनी और जो पॉलिसी धारक होते हैं उस दोनों के बीच में जो एक एग्रीमेंट पेपर बनता है, उस एग्रीमेंट पेपर में सारा बात लिखा रहता है कि अगर आप बीच में पॉलिसी तोड़ते हैं तो आपको 25%, 50%, 60%, कुछ ऐसे ही राशि आपको दी जाएगी, तो वो कहलाता है सरेंडर। समझ में आया बात? तो इस सवाल में क्या है वो उस पर ध्यान दीजिए कि ABC 5:3:2 अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। उनके पास 40,000 रुपया की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है। 2,400 रुपया वार्षिक प्रीमियम जो सामान्य व्यावसायिक व्यय माना जाता है, यानी व्यवसाय से उसको खर्चा दिया जाता है, यानी उस व्यवसाय के लाभ हानि खाते पर वो अपना असर दिखाता है। तो लाभ हानि पर तो सब साझेदार का अधिकार है। अगर बीमा पॉलिसी व्यवसाय से गया है तो सभी साझेदारों के लाभ पर वो असर डाला है, तो बीमा कंपनी से जो राशि मिलेगी वो सभी साझेदारों के लिए होगा, है कि नहीं? ये बात। फिर कहता है कि 1/9/2021 को सी की मृत्यु हो जाती है, 1/1/2022 को दावे की वसूली हो जाती है, रोजनामचे की प्रविष्टि करें। तो सबसे पहली बात, आप लोग तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट में बनाइएगा, हम ऐसे ही बना देते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म के पुस्तक में। तो सबसे पहली राशि जो बनेगी 2022 क्या है, नवंबर महीना है ना, 9वां महीना है, तो सितंबर 1 9वां महीना होता है, 1 सितंबर 2022 को सी की मृत्यु हो गई। तो जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन फर्म क्या बनाएगी एंट्री, वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेगी। क्या करेगी? क्लेम करेगी। तो क्लेम करने पर एंट्री क्या बनेगा उस पर ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, इंश्योरेंस कंपनी या कॉरपोरेशन जो दीजिए, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डीआर या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर। ठीक है। हम अपने कंपनी को देनदार बनाएंगे कि 40,000 रुपया हमको दीजिए, क्योंकि हमने उतना का पॉलिसी करवाया है। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम देनदार बनाएंगे, डेटर, इसीलिए डेबिट किया है। टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हम क्लेम किए 40,000 से। ठीक है। बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्लेम ऑन डेथ ऑफ सी पार्टनर, एंट्री नरेशन आप इस टाइप से मिलाकर लिख सकते हैं। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या करेगी, वे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को साझेदार क्या करेगा, आपस में पूंजी अनुपात में बांट लेगा। तो ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट करके फिर खत्म करेगा सेम डेट में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट दिया, यहाँ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को आमदनी बनाया क्रेडिट करके, ठीक है, कि हमको इतना रुपया मिलेगा, ठीक है, और इसको देनदार बनाया, इसीलिए डेबिट, इसको आमदनी बनाया। अब इस आमदनी को डेबिट करके समाप्त करेगा और अपना पूंजी सब साझेदार क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। ABC साझेदार है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है। अब ऐसे नरेशन लिख लीजिएगा। इस 40,000 को 5:3:2 अनुपात में बांटेंगे तो 20,000, 12,000, 8,000। ठीक है, 5:3:2 बटा गया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया, आपस में बांट के सब साझेदार समाप्त किया। और अब क्या होता है, तो 1/1/2022 को 1/1/2022 को ये कौन बात हो गया, 1/1/2022 कैसे होगा, अच्छा 1/9/21 को मरा है। देखिए हम भी तो सोच रहे हैं
एक 9/21 को मरा है, ठीक है। हम भी तो सोच रहे थे कि 1/1/22 को सितंबर में ही मरा है, 1/1 मरने से पहले कैसे पॉलिसी रुपया आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो अब 2022 जनवरी 1 को बीमा कंपनी से हमको रुपया मिल गया। तो रुपया मिल गया तो बैंक अकाउंट डीआर या कैश अकाउंट डीआर जो आप लिखिए 40,000 रुपया टू इंश्योरेंस कंपनी। इसको अब इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करके क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब वो हमको दे दिया बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 40,000 रुपया हमको प्राप्त हो गया। तो ये 3 एंट्री बनेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के कंडीशन में, ठीक है। जब सरेंडर वैल्यू नहीं दिया गया हो और उस बीमा पॉलिसी का जो प्रीमियम की राशि है उस प्रीमियम की राशि को व्यावसायिक व्यय माना जाता हो, खर्चा माना जाता हो, यानी उसको पीएल अकाउंट में चार्ज किया जाता हो, तब ये एंट्री बनेगा, ठीक है। अगर सरेंडर वैल्यू दिया रहता सवाल में तो इस पॉलिसी की राशि में से सरेंडर वैल्यू को घटा लेते, तब साझेदारों के बीच आपस में बांटते, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखेंगे।